लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब दोही को उस किलर ने पीछे से पकड़ा तो दोही अपने फ़ोन में कुछ क्लिक करती है, जिसके कारण सारे इमरजेंसी नंबर्स पर एक मैसेज जाता है हेल्प का, जो मैसेज गुवन के पास भी गया था। और गुवन इस मैसेज को देखकर काफ़ी घबरा जाता है और दोही को बचाने के लिए उसके घर तक भाग रहा था। वहीं दोही, जिसे कि किलर ने बालकनी में लटकाया हुआ था, वहाँ से किलर उसके एक कर्टन को काट देता है और एक ही कर्टन में अब दोही की जान अटकी हुई थी। जैसे ही वो उसको काटने लगा तो उसे आभास होता है जैसे पीछे से कोई आया और वहाँ पर पहुंचा था गुवन। अब किलर तो वहाँ से छुप जाता है और गुवन यहाँ पर दोही को बचा लेता है। जैसे ही गुवन ने दोही का हाथ पकड़ा, दोही की सांस में सांस आई, लेकिन फिर किलर अपनी जगह से निकलकर गुवन के हाथ पर जोर से पंच करता है, जिसके कारण गुवन भी नीचे गिर गया था। वो दोनों नीचे गिर ही रहे थे, लेकिन दोही के हाथ गुवन के हाथों में होने के कारण वो पावर की हेल्प से किसी और जगह पर आ जाते हैं। अब दोही ने अपनी आंखें खोली और वो खुद को सेफ फील कर रही थी, लेकिन अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। रोते रोते वो गुवन को टाइट हग करते हैं। गुवन भी उसे रिलैक्स फील कराने के लिए हग करता है। तभी पीछे से हम सियोक्युन को देखते हैं, जो वहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन वो दूर से ही गुवन और दोही को ऐसी हालत में देख लेता है और ये देख कर उसे काफ़ी बुरा लगा था। अब नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को ही दोही के रूम पर देखते हैं, जहाँ पर सियोक्युन तो दोही से बार बार पूछ रहा था कि बात क्या हुई है, लेकिन दोही काफ़ी घबराई हुई थी, वो कुछ भी नहीं बताती। वहीं फिर उसकी सीसीटीवी फुटेज चेक करी जाती है, जहाँ पर हम उसी किलर को देखते हैं। दोही देखकर बोल रही थी कि ये तो वो किलर नहीं है जो मुझे पहले मारने के लिए आया था, लेकिन तभी गुवन नोटिस कर लेता है कि नहीं, ये वही किलर है, देखो इसके गले में सेम वही निशान है। तो दोही को भी याद आता है कि हाँ, वो टैक्सी ड्राइवर के गले पर भी सेम निशान था। तो गुवन बोलता है कि इसका मतलब ये किलर अपना फेस बदल लेता है किसी को मारने से पहले, और तभी मैं इस किलर को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर बेचारे सियोक्युन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो बार बार पूछता है, लेकिन दोही अब उन्हें बोलती है कि मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, और वो बाहर की तरफ चली गई थी। वहीं पीछे से सियोक्युन बार बार गुवन से पूछता है कि वो तो मुझे कुछ नहीं बताएगी, इसलिए तुम ही मुझे बता दो। तो यहाँ पर गुवन बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ जो वो तुम्हें नहीं बता रही है। सियोक्युन बोलता है कि वो शुरू से ही ऐसी है, वो अपनी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं बताती, और तुम जानते हो कि मैं दोही की साइड हूँ, तो मुझे ये सारी बातें जानना जरूरी है। गुवन बोलता है कि तुम ही अकेले उसकी साइड नहीं हो, मैं भी उसी की ही साइड हूँ। जब दोही बालकनी में जाती है तो वहाँ पर फिर से रोने लग जाती है डर के मारे। तभी सियोक्युन वहाँ पहुँचा था और दोही को कह रहा था कि मैं तुम्हें अब दोबारा अकेला नहीं छोड़ सकता। दोही से कहने लगती हैं कि पहले मुझे मरने से डर नहीं लगता था, लेकिन आज जब मैंने अपनी मौत को फील किया तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। तो सियोक्युन बोलता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, और उसके आगे हाथ बढ़ा रहा था। तभी पीछे से गुवन भी आ जाता है और वो भी दोही की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम मुझसे ही क्यों नहीं कर लेती। दोही उन दोनों को कहती है कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए। वहीं हम नेक्स्ट मॉर्निंग हम दोही को उसके कैबिन में देखते हैं, जहाँ वो अपना काम कर रही थी, और वहीं बाहर की तरफ गुवन अखबार पढ़ रहा था। अखबार में वो सियोक्युन की फोटो को देखकर बोलता है कि आखिरकार दोही अपने आप को समझती क्या है, वो अभी भी मुझे नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट कर रही है, उसे मुझे हाँ करनी ही होगी। पहले उसने मुझे प्रपोज किया, हालांकि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मैंने दोही को तो रिजेक्ट नहीं किया था ना, उसे मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही होगा। वहीं हम दोही की एक कलीग को देखते हैं जो टैरोट कार्ड रीड करना जानती हैं। तभी दोही उसे अपने साथ अंदर ले जाती है और अपने लिए टैरोट कार्ड रीड करने के लिए कह रही थी। जैसे ही उसने उसके लिए रीड किया तो वो बताती है कि यहाँ पर तो ऐसा आ रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है और एक नए सिरे से शुरुआत होगी। दोही ये सुनकर काफ़ी हैरान होती है कि आखिरकार ये बताना क्या चाह रही है। वहीं फिर बाहर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोक्युन के हाथ में एक बुके था और वो दोही के कैबिन की तरफ ही जा रहा था। अब गुवन भी उसे जाते हुए देख लेता है। अब सियोक्युन अंदर आ गया था और वो दोही को कहने लगा था कि पहले जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो मैं बुके लाना भूल गया, अब मैं फूल लाया हूँ और तुम्हें फिर से प्रपोज कर रहा हूँ। दोही उसकी ऐसी हरकत से मुस्कुराने लगती है और वो दोनों ही काफ़ी फनी लग रहे थे। ये चीज़ गुवन देखता है और काफ़ी जेलस फील करता है। बोगुन उसे छेड़ रहा था कि आप क्या जेलस फील कर रहे हो, तो बोलता है कि मैं भला क्यों जेलस होऊंगा। वहीं फिर सियोक्युन दोही को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है कि मैं स्टार्टिंग से ही तुम्हें लेकर फील करता था। अब दोही इसका कोई रिप्लाई तो नहीं करती। वहीं बाहर की तरफ गुवन एक कलीग से पूछ रहा था कि अगर कोई इंसान आपको अपनी इमरजेंसी लिस्ट में रखें तो उसका क्या मतलब होता है। तो वो कलीग बताता है कि इसका मतलब साफ है कि वो आदमी आप पर बहुत विश्वास करता है। ये सुनकर उसे अच्छा तो लगा था, लेकिन साथ में वो ये भी याद करता है कि वहाँ पर वो अकेला नहीं था, वहाँ पर साथ के साथ सियोक्युन भी पहुँच गया था। अब वो बाहर जाने लगता है तो सियोक्युन उसे मिल जाता है। अब सियोक्युन गुवन को बाहर ले गया था और उससे पर्सनल में बात करने लगता है दोही के बारे में कि तुम पहले दोही के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हो और अब खुद प्रपोज करते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम उसके बॉडीगार्ड हो, अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो।
अब गोवन उससे बोलता है कि मैंने सिर्फ उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, ना कि दोही को, और ऐसी कोई लिमिट नहीं बनी जो कि मैं क्रॉस नहीं कर सकता। अब इतना कहकर वो दोही के पास चला जाता है और गाड़ी में दोही से पूछ रहा था कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि तुमने मुझे इमरजेंसी नंबर में क्यों सेव किया है। तो दोही बोलती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। फिर वो बोलने लगी थी कि मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि तुम मुझे फिर से प्रपोज क्यों कर रहे हो, जबकि पहले तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। तो गोवन बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। तभी सीन शिफ्ट करते हैं और हम जू की पूरी फैमिली को एक सेरेमनी में देखते हैं, जहाँ पर दोही भी पहुँच जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब दोही डोक्योंग को जाकर बोलती है कि तुम तो मुझे यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। डोक्योंग बोलता है कि तुम यहाँ पर करने क्या आई हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं करती, आगे चली जाती है और सियोकमिन के पास जाकर खड़ी हो गई थी। सियोकमिन उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो। तो बोल रही थी कि मैं यहाँ पर काम देखने के लिए आई हूँ और फिलहाल मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। मैं बस आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल मेरी शादी है और आप लोग जरूर आना। अब जब वो यहाँ से जा रही थी तो उसकी नज़र एक आदमी पर जाती है जिसके गले में उसे सेम निशान नजर आता है और उसे लग रहा था कि वही किलर है। वो आदमी वहाँ से जाने लगा था। दोही उसे देख ही रही थी कि तभी पीछे से एक फायरवर्क चलता है, जिसे सुनकर वो काफ़ी घबरा गई थी और गिरने लगती है। तो गोवन उसे संभालता है। अब दोही भी गोवन की आंखों में खो गई थी। सीन कट होता है और हम अगले ही सीन में दोही को ब्राइड के कपड़ों में देखते हैं, जहाँ उसकी शादी होने वाली थी। वही रूम पर जब दोही अकेली बैठी होती है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे जू उसके साथ ही बैठी है और वो जू से बोलती है कि अब तो आप खुश होगी ना, क्योंकि मैं शादी करने वाली हूँ। तो जू बोल रही थी कि हाँ मैं खुश तो हूँ। फिर दोही बोलती है कि आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई, आखिरकार आप हो कहाँ पर। आप स्वर्ग में तो नहीं जा सकती, क्योंकि एक बार आपने मुझे कहा था कि अभी लोग स्वर्ग में नहीं जाते, और आप नर्क में भी नहीं हो सकती क्योंकि आप एक अच्छी इंसान थी। आप हो कहाँ पर। तो जू बोलती है कि मैं तुम्हारी यादों में हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दोही शादी के लिए जा रही थी तो उसे रास्ते में जू की फैमिली मिल जाती है, जहाँ पर पहले सियोकमिन दोही को बधाई देता है। उसके बाद जब दोही वहाँ से गई थी तो नोसवान सियोकमिन से कहती है क्या तुम कुछ भी नहीं करने वाले। तो सियोकमिन बोलता है कि आज दोही का दिन है, उसे खुश रहने दो। वहीं जब दोही शादी के लिए जा ही रही थी तो वहाँ पर हमें दूल्हे की शक्ल दिखाई जाती है, जो और कोई नहीं हमारा हीरो गोवन ही होता है। गोवन तो वहाँ पर काफ़ी खुश था और हमें बैकग्राउंड के सीन में दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही साइन हो चुका था, जहाँ पर उन दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों अपने मतलब से इस शादी को कर रहे हैं। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो ये शादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर दोही और गोवन कसमें खा रहे थे साथ में रहने की। वहीं दोही का एक कलीग जो इस मैरिज को होस्ट कर रहा था वो भी बोलता है कि अपनी आगे की लाइफ साथ में बिताने वाले हैं। तभी गोवन हाथ उठाता है तो दोही बोल रही थी कि अब क्या प्रॉब्लम हो गई। तो गोवन बताता है कि मैं एक डीमन हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहाँ पर आया है, मुझे इसके बाद वापस आना होगा ना। तो दोही अपने कलीग को बुलाती है कि वो पूरी लाइफ साथ रहने वाली बात काट दो, तो वो ऐसा ही करता है। अब शादी कंप्लीट हो चुकी थी। वहीं दूर हम दोही की एक कलीग को देखते हैं जो गोवन को शुरू से ही पसंद करती हैं। वो उनकी शादी से काफ़ी ज़्यादा सैड थी। तभी हम बोग्युन को देखते हैं और वहाँ पर वो काफ़ी तेज तालियां मार रहा था। उसे देखकर ताचोंग भी तालियां मारने लगते हैं और कह रही थी कि दोही तो ज़्यादा सुंदर लग रही है। लेकिन बोग्युन बोलता है नहीं, गोवन ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। वो दोनों अपनी बहस में ही लगे हुए थे। अब गोवन और दोही बाहर की तरफ जाने लगते हैं तो रास्ते में डोक्योंग उसे दिख जाता है, जो दोही को देखकर काफ़ी गंदी सी स्माइल कर रहा था। ये देखकर दोही भी एक बार को घबरा जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। फिर वो दोनों बाहर आ गए थे, जहाँ पर मीडिया वाले उनसे क्वेश्चनिंग करने लगते हैं। दोही तो वहाँ पर खुश होने की काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही थी और गोवन दोही को ही देख रहा था। वहाँ पर वो उन दोनों को किस करने के लिए भी कहते हैं तो गोवन दोही को अपने क्लोज लाता है और किस करने लगा था। दोही बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। गोवन बोलता है कि मुझ पर भरोसा रखो। वो उसे किस नहीं करता, वो तो अपने थंब को अपने लिप्स के बीच में ला देता है। पीछे से सियोखुन ये सब देख रहा था और उसे काफ़ी बुरा भी लगता है। अब दोही सियोखुन के पास गई थी और उसे बोल रही थी कि तुम हमेशा से ही मेरी फैमिली थे और फैमिली ही रहोगे। मैं तुम पर हमेशा से ही ट्रस्ट करती आई हूँ और तुम ही वो एक शख्स हो जिस पर मैं पूरी तरह से भरोसा कर सकती हूँ। अब गोवन वहाँ जाता है और दोही को बेब कह के कह रहा था कि हमें अब घर चलना चाहिए, और साथ में सियोखुन को कहता है कि अब ये शादीशुदा है, इसलिए अब इस पर नजर मत डालना। वहीं दूसरी तरफ गायुन जब ये न्यूज़ पढ़ती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ के सामान को तोड़ने लगी थी। तभी बोग्युन वहाँ पहुँच जाता है और गायुन से कह रहा था कि जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती है। तभी हम किलर को भी देखते हैं, जिससे कि काफ़ी गुस्सा आ रखा था क्योंकि दोही उसके हाथ से फिर से निकल गई। वो दोही की मैरिज वाली तस्वीर को लटकाता है और गोवन पर निशाना साध रहा था। वापस गोवन और दोही को देखते हैं जो अब घर पर आ जाते हैं। गोवन तो दोही के रूम को देखकर घबरा जाता है कि शायद यहाँ पर किलर अभी भी मौजूद होगा क्योंकि सारा सामान इधर उधर है। दोही बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मैं शादी के लिए तैयार हो रही थी तो ये सामान मैंने ही इधर उधर किया।
फिर गुवन दोही का हाथ पकड़कर ये सारे सामान को सही करता है। अब दोही गुवन को अपने साथ बाहर ले आती है उसी डस्टबिन के पास जहाँ उसने उस ड्रेस को फेंका था और गुवन से कहती है कि इसमें मेरी एक ड्रेस है, प्लीज़ तुम उसे मेरे लिए निकाल सकते हो। गुवन ऐसा ही करता है, वो एक एक करके सारे कपड़े निकाल रहा था। जैसे ही वो ड्रेस मिली दोही तो उसे लेकर ले जाने लगती है तो गुवन पूछता है कि तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत थी। दोही कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। गुवन भी उसे देखकर बोलता है कि शायद ये मैंने कहीं देखी है। वापस हम दोही को देखते हैं जो बाथरूम में बैठी हुई थी और वहाँ पर बैठे बैठे वो डोक्योंग की हरकतें याद करती हैं कि वो मुझे देखकर शादी में कैसे हंस रहा था अजीब से और मुझे काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव करता है। मुझे तो उस पर शक हो रहा है और दोही को लग रहा था कि कहीं वही तो ये सब नहीं करवा रहा है, वही दोही को मारना तो नहीं चाहता। अब नेक्स्ट सीन में हम दोही और गुवन को अलग अलग कमरे में देखते हैं जो सो रखे थे। तभी हमें जोशिन पीरियड का एक टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ली फूल देखने के लिए जा रहा था, यानी कि गुवन। अब जैसे ही वो फूल देखने के लिए नदी किनारे जाता है वहाँ पर उसे एक लड़की नजर आई थी जिसके हाथ में तलवारें भी थी। हालांकि हमें उस लड़के का चेहरा भी नहीं दिखाया गया। वहीं सुबह हो जाती है और गुवन की आंख भी खुल गई थी। अब वो बाहर जाता है और वहाँ पर दोही पहले से ही ब्रेकफास्ट कर रही थी और गुवन को भी खाने के लिए पूछते हैं तो गुवन बोलता है कि मुझे ये सब नहीं खाना, बस मुझे कॉफ़ी दे दो। तो दोही बोलती है कॉफ़ी तो नहीं है और फिलहाल ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलहाल इम्पोर्टेंट है कि हम उस किलर को जल्दी ही ढूंढ लें। तो गुवन बोलता है कि उसके लिए सियोक हुन काम कर रहा है ना जू के केस पे। तो यहाँ पर दोही बोल रही थी कि मुझे किसी पर शक है और वो उसे बता देती है कि मुझे सियोक मिन के बेटे डोक्योंग पर शक है। तभी हम डोक्योंग को भी देखते हैं जो फाइट की प्रैक्टिस कर रहा था और एक आदमी को जान से मारने ही वाला था कि सभी लोग उस आदमी की जान बचाने के लिए आते हैं। अब दोही गुवन की हेल्प से उसी जगह पर पहुंच जाती है और बाथरूम में वो दोनों बैठे हुए थे जहाँ सेम बाथरूम में डोक्योंग भी मौजूद था। वहीं बाहर से एक लड़का आकर डोक्योंग से कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम उस लड़के की जान लेने वाले थे। ये सब सुनकर दोही भी हैरान थी। अब डोक्योंग यहाँ से बाहर जाता है और दोही और गुवन उसका पीछा करने लगते हैं। वो नोटिस करते हैं कि डोक्योंग ने अपनी गाड़ी को मेट्रो स्टेशन के बाहर पार्क किया था। ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि इसे गाड़ी रोककर मेट्रो स्टेशन में जाना पड़ा। अब दोही और गुवन भी अंदर जाकर चेक करते हैं और एक जगह पर जाकर छुप गए थे। तभी डोक्योंग वहाँ पर एक लॉकर के बाहर आता है और लॉकर में जैसे ही उसने चेक किया वहाँ पर तो कुछ भी उसे नहीं मिला। वहीं दोही डोक्योंग पर ही नज़र टिकाया हुई थी। तभी डोक्योंग की नज़र पीछे पड़ती है और उसे शक हो गया था शायद कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। अब दोही गुवन से कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। गुवन अपने मैजिक का यूज़ करता है लेकिन वहाँ से नहीं जा पाता। वहाँ पर उनकी कुछ फोटोज भी क्लिक हो गई थी क्योंकि वो फोटोशॉप के अंदर बैठे थे। तभी वो नोटिस करते हैं कि डोक्योंग तो बिल्कुल उन्हीं के बाहर है और यहाँ पर गुवन को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को याद करने लगता है कि ऐसी सिचुएशन में वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और वो बोलता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वो दोही का फेस पकड़ता है और उसे किस कर देता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो गया था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं माय डीमन एपिसोड नंबर 7 के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।